अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रहनुमा, जिसको सिर्फ देखा जा सकता है सिंध पुलिस FM 88.6 पर। मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। जनाब, मैं इस प्रोग्राम रहनुमा में आपकी मुलाकात करवाता हूँ इंडस्ट्री से मेहमानों के साथ, और जो एकेडमिक्स में जो लोग होते हैं अब काफ़ी मंजे हुए होते हैं अपने फील्ड के अंदर और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनसे लेते हैं रहनुमाई आपके लिए। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ़ कराऊँ अपने मेहमान का आज के, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कैसे आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहना है। उसके कुछ बहुत ही आसान से कुछ तरीके हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने हमें मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं आप हमें 0315 000 8824 के ऊपर, या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 88881 के ऊपर। बहुत आसान तरीका है। अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाके आप SPR लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी का नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपना मैसेज लिखिएगा और सिर्फ कर दीजिएगा सेंड 8881 के ऊपर। और आप हमें फेसबुक के ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। सिंध पुलिस FM 88.6 के पेज पे आप जाइए, वहाँ पे कमेंट्स करें। जब आप कमेंट्स कर रहे होंगे तो आप हमें लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का जो उन्वान मैंने सोचा है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान में उसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान में वो किस तरीके से उसकी अहमियत समझी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अपने गेस्टों की लिस्ट में मैंने देखा कि भाई के गेस्ट में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं मेहमान। तो उसमें मुझे फैज़ अहमद साहब का नाम जो है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही काबिल, इनकी काबिलियत का भी अंदाज़ा आपको हो जाएगा जब ये अपनी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। तो मैंने सोचा कि फैज़ अहमद साहब को बुलाया जाए, जिनका तकरीबन कोई 12 साल का तो टीचिंग पे एक्सपीरियंस है और 20 साल का उनको तजुर्बा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। उस वक्त अभी हाल ही में अभी प्रोजेक्ट्स भी करते रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। उन्होंने काफ़ी अपने प्रोग्राम्स किए हैं उन्होंने अपने। तो उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप पाकिस्तान में क्या है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं आप? थैंक यू हफीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम और थैंक्स टू हफीज़ साहब एंड FM 88 की टीम को मेरी तरफ से कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फैज़ भाई, आप बहुत शुक्रिया आपका, अपने टाइम निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अहमियत का हामिल उन लोगों के लिए भी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर को एक्सेल करना चाह रहे हैं और करियर बनाना चाह रहे हैं उसको। और देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप क्या है आपकी गुफ्तगू के साथ हम इस प्रोग्राम के अंदर। तो थोड़ा सा बता दीजिए हमारे सामीन को और हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं फेसबुक के ऊपर जो हमें देख रहे हैं, आप बताइए क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्या है क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसको लोग जो है करियर के तौर पे अब अपना रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं? थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन दे दें ज़रा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं अपने आइडियाज़ शेयर करूं, और दूसरा पाकिस्तान में जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का माइंडसेट है और किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रही है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को एक्चुअली प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस नहीं पता होती कि इसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट हमारे पास जो होते हैं और जो हमारे एक नॉर्मल डेली जॉब होती है उसमें बड़ा फ़र्क है। जब आप एक डेली जॉब कर रहे होते हैं उसमें आपके पास रूटीन टास्क होते हैं,
जो आपको पहले से पता होता है कि डेली आपने आके ये काम करना है, गेस्ट को इनवाइट करना है, या आप अगर टीचिंग में है तो आपने ये लेक्चर देने हैं, या किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी वही कोलीग्स होते हैं, वही है आपके पास मेंबर होता है जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं ना बकौल शायर, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। क्या खूब कहा आपने, मुझे तो आप शायर लग रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होती है। हर दफा हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। आपके पास हर दफा नए लोग होते हैं, नई टीम होती है, नए चैलेंजेस होते हैं, और उसमें आपने काम करना होता है इन्वायरमेंट में, और वो प्रोजेक्ट आपने सर्टेन टाइम पीरियड पे डिलीवर करना होता है। और उसके बाद आपकी टीम डिसबर्स हो जाती है, फिर नया प्रोजेक्ट आता है, नए लोग होते हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग जॉब है जिसमें आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं, और साथ साथ आप नए लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं। ख़ासतौर पर जब मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस का जिक्र करूं तो मैंने ग्लोबल टीम के साथ भी काम किया है और लोकल टीम के साथ भी काम किया है। तो डिफरेंट माइंडसेट होता है कि टीम कोलैबोरेशन किस तरीके से आपने करनी है, लोकल टीम के साथ आपने इंटरेक्शन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो टूल्स आपके पास होता है वो होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स किस तरीके से आपने करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली माइंडसेट है। अगर मैं अपने कैरियर की बात करूं कि जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जब स्टार्ट की थी, लोगों को उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शुरू का अपना किस्सा बताऊं कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते थे कि आज से 15 साल पहले कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई एक प्रोजेक्ट आया तो कंपनी में लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट होते ही नहीं थे। वहाँ पे क्या होता था कि आपके पास कोई सीनियर बंदा है, कि भाई एक बंदा है कंस्ट्रक्शन का, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, आपने कहा कि भाई हमारे पास सीनियर इंजीनियर कौन है जिसको 3 साल 4 साल प्रोजेक्ट पे ऑफिस में काम करते हुए हो गए, इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट में काम करते हुए, आपने कहा कि भाई इस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर लगा दें इसको, राइट, ठीक। तो वो बेसिकली हादसाती प्रोजेक्ट मैनेजर होते थे। इसको मैं कहते हैं ना एक्सीडेंटल प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो माइंडसेट उस वक्त होता था कि भाई जी के भाई जो बंदा है सीनियर उसको आप प्रोजेक्ट पे लगा दें, ठीक है, सही। अब उसमें क्या होता है कि आपको जो टीम दी जाती थी डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए आप टीम दे दें। तो टीम जो नहीं है डेफिनेटली डिपार्टमेंट वाले अपने जो बंदे होते थे रिसोर्सेज, जो की रिसोर्सेज थे वो नहीं देते थे। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे एक चैलेंज होता था उस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट चेंज हुआ कि भाई हमने काफ़ी उस पर काम किया। मैं खुद, मेरा जो सिलसिला है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी है उसके साथ है। हमने काफ़ी अवेयरनेस आगाही लोगों में उसकी पहुंचाई, लोगों को सेमिनार कंडक्ट किए, लोगों को बताया गया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली माइंडसेट है, मेथोडोलॉजी है जिसपे आप अपने प्रोजेक्ट को कामयाबी से रन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट माइंडसेट के साथ, टूल्स और टेक्निक के साथ अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी बात को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने सामीन के लिए जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने, और उस प्रोजेक्ट की उस वक्त जो डॉलर की जो वो थे प्राइस थे वो थे आपके समझ लें वो 150 रुपये का था, 150 रुपीज़ का था। अब वो अगर आपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पे अगर आपने प्रोजेक्ट को अपना नहीं ख़त्म किया तो वो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सीड कर सकता है अपनी कॉस्ट से। फॉर एग्जांपल अब अगर वो अपने टाइम पीरियड के ऊपर नहीं ख़त्म हुआ है तो वो जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वो हो गया है डॉलर अब 300 रुपये का हो गया, तो वो जो 150 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा। ये है, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली अगर आप प्रोजेक्ट को, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट का सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसकी कॉस्ट होती है कि जब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, उसका आगाज़ करते हैं तो दायित्व तौर पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 मिलियन है और इसके जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर है, बिल्कुल। अब आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया शुरू में आपने कहा कि अभी तो हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन जब आपके पास टाइमलाइन करीब आना शुरू हो गई तो फिर आपको वो प्रॉब्लम शुरू हुई कि क्योंकि आपके पास प्रॉपर शेड्यूल नहीं था जिसकी प्लानिंग के बेस पे आप टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो मैं आपको बताया था मेथोडोलॉजी जिसमें आप प्लानिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट में प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी बेस पे आप अपना टाइम को और कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे और अगर आपके पास, जैसे हम प्रोजेक्ट में कहते हैं कि 3 पिलर्स होते हैं, टाइम, कॉस्ट और स्कोप। टाइम का आपने कॉस्ट और स्कोप के एक्चुअली प्रोजेक्ट हमने करना क्या है। अगर कोई एक चीज भी चेंज होगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी 2 पिलर्स पे पड़ेगा। अगर स्कोप चेंज होता है, बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा भी होता है कि क्लाइंट ने बीच में
कोई रिक्वेस्ट डाल दी, विश लिस्ट डाल दी कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट में ये भी ऐड विश कर दो। लिस्ट, हाँ ठीक है, सही कहा। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हम क्या बताते हैं कि भाई ठीक है, इसकी वजह से आपका कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और टाइम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपने सही कहा कि ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग यही होती है कि आप अपनी इन चीज़ों को, तीनों बेस लाइन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात बोली। अच्छा फैज भाई, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि नए जो लोग इस वक्त इस कैरियर के अंदर आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, आपका 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको जहन में रखते हुए मुझे बताइए क्या ऐसी स्किल्स हैं जो कि नौजवानों को चाहिए कि वो अडॉप्ट करें ताकि उनको करियर में आसानी हो और वो अपने करियर के अंदर फ्लरिश करें, ग्रो करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जी फरमाइए। जी हफीज़ साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। बल्कि मेरे पास काफ़ी सेशंस हैं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ले रहा होता हूँ, इवन कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लासेस भी कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास सबसे, उसके लिए जो बेसिक चीज़ है, आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का मतलब कि आपकी अपनी डोमेन नॉलेज, चाहे आप इंजीनियर हों, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह हो रही है। ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं या आईटी पर्सन हैं या आप हेल्थ साइंसेज में भी हैं, मेडिकल में भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह हो रही है। तो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे बेसिक जो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपके पास अपनी डोमेन एक्सपीरियंस, डोमेन नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होने चाहिए ताकि आप अपनी टीम को ऑन कर सके और उनके से काम करवा सके। क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि काम करना आसान है और काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है। कह रहे हैं आपने, तो वो लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। तो मैं अपने जो भी नए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं तो आपको 10 एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। जबकि आप अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप एक एस्पेक्ट देख रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखने हैं, आपने रिसोर्स मैनेजमेंट भी करनी है, आपने रिस्क को भी मैनेज करना है, आपने क्वालिटी को भी ओवरसी नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। वो इंशाल्लाह हम आपसे अभी डिटेल में क्वालिटी और बड़ा अहम है रिस्क के ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। तो आपने जो है जो स्किल्स बताई कि जो जिसके अंदर मेनली जो है मैं समझता हूँ कि जो पीपल मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने कहा कि काम करना बहुत आसान है लेकिन काम लेना जो है, क्योंकि आपके अंडर में लोग काम कर रहे होंगे और आपने उनसे काम लेना है, टाइमली लेना है, क्योंकि अब उसका मूड बन रहा है, नहीं बन रहा है, अब उसको कैसे मोटिवेट करना है आपने कि भाई आप टाइम का चीज़ें हमें डिलीवर कर दी, ये बड़ा अहम चैलेंज हो सकता है। अच्छा, मुझे ज़रा कुछ थोड़ा सा बताइए कि प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या मुश्किलात सामने उसको वो फेस करता है जब वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा होता है, तो ऐसी क्या हर्डल्स होती हैं जो कि आपने फेस की हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को, 20 साल के एक्सपीरियंस को आप सामने रखते हुए बोलें यार कि ये चीज़ें हैं जो मैंने बहुत फेस की हैं, जिससे मैंने सबक भी सीखा है, और आप हमारे जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, बताइए। डेफिनेटली आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज होता है जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपने स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से मीट करना है। क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आसान काम नहीं होता। ठीक है कि आप किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कस्टमर को आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से फुलफिल करना है ताकि वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकें। क्योंकि स्टेक होल्डर कहते हैं ना कि कस्टमर कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। ठीक है, सही। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट को लेते हुए आपने, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि विश लिस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होती। हर दफ़ा आपके पास नई नई विश आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप शुरू में उन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। भाई अच्छा, बोलिए। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और उसकी वजह से स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और एक्सपेक्टेशंस का इश्यूज आएगा। तो ये चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेशन जो है वो या तो मैं ये आप ये कह लें कि मैं थोड़ी सी आपकी बात को इस तरह से कह लूँ कि वो आप डॉक्यूमेंटेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात ऐसी नहीं कर लेंगे जी हम ये करेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको आप चाहिए कि जो कुछ भी आप अपने क्लाइंट से आप चाह रहे हैं वो हमसे चाह रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको हम लिखवा लें। तो फिर कोई आप मुश्किलात में बाद में नहीं पड़ेंगे। आप इट इज़ बेटर कि आप उसको ब्लैक एंड वाइट में ले लें। कह रहे हैं आप, ठीक, बिल्कुल, ताकि उसके बेस पे आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन होता है ताकि कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। जब आपके पास वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसके बेस पे आप स्टेक होल्डर को बता सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा था, जिसके बेस पे वो बाउंड होगा उस चीज़ को, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, और उसकी बेस पे वो आपको पेमेंट भी रिलीज करेगा। वरना बाद दफ़ा ये भी होता है कि भाई मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, मैं आपको पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा। ओके। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बड़ा जो मुश्किल होती है बस वो यही होती है। आपने बहुत ही दुखती रग के ऊपर आपने हाथ रख दिया। रियल सिनेरियोस में आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं।
कि जी मुझे तो जब तक ये डिलीवरेबल नहीं मिलेगा, या आप मुझे, मैंने आपसे मांगा था ये और आप मुझे नहीं देंगे, आपकी पेमेंट रिलीज नहीं करें। और आजकल के दौर में इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हमें ये चीज़ बड़ी मुश्किल आपको लगती है। बहुत अच्छा आपने जो मुश्किल सिचुएशन है वो क्रिएट करके आपने बताई कि भाई देखिए इस तरह से पैसे आपकी जो पेमेंट्स हैं वो रुक सकती हैं, आपके जो क्लाइंट है वो आपके पेमेंट को रोक सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा मुझे फैज़ भाई ये भी बताइए और हमारे सामीन को भी बताइए जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे, कि क्योंकि आजकल का जो दौर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या जो है वो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए? जी हफीज़ साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और आपके तवज्जो से मैं सामीन को भी बता दूं कि आजकल देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल हर जगह यूज़ हो रहा है, हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ ये मिथ है कि जो एआई है वो जो ह्यूमन रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कभी भी आपके पास जो रोबोट है या एआई है वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हाँ, वो ह्यूमन की फैसिलिटेट करने के लिए, उनके काम को इजी करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो एआई बेस्ड डिफरेंट टूल्स भी हैं। खासतौर पर मैं अगर आप पीएमआई की बात करूँ, क्योंकि मैं खुद पीएमआई का हिस्सा भी हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड भी हूँ, तो हमारे यहाँ भी पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एआई बेस्ड टूल लॉन्च किया है जो कि पीएमआई के जो मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री है। अच्छा। और पीएमआई इन्फिनिटी के नाम से, वो इन्फिनिटी के नाम से, हाँ जी, मैं भी, मेरा सवाल अगला यही था कि एआई टूल्स तो हमने बहुत सारे देखे, रिसर्च के अंदर भी हमने देखे हैं कि बहुत सारे रिसर्चर्स को चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट टूल है हमारे पास। इसी तरीके से आपने अभी एक जो इन्फिनिटी नाम बताया है, वो मेरा सवाल करने से पहले ही आपने, बिकॉज मैं आपसे सवाल करता कि कौन सा टूल है एआई का जो कि इस वक्त यूज कर रहे हैं, तो आपने बताया इन्फिनिटी नाम। इन्फिनिटी है जो कि खासतौर पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए एक अहम चीज है, जो कि उनके काम को क्या करता है, वो आसानी कैसे क्रिएट करता है। जैसे हमने तो देखा है कि हमारे पास हम कुछ भी चाह रहे होते हैं, हम कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे होते हैं, हम चैट जीपीटी पे लिखते हैं भाई कि ये सिनेरियो थोड़ा सा बताते हैं, उसको बटन दबाते हैं, वो मिनट के अंदर में बेहतरीन सी जो है वो एप्लीकेशन बना के दे देता है। तो व्हाट दिस इन्फिनिटी करता क्या है, ये मुझे बेसिक इसका बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पीएमआई इन्फिनिटी है वो जेनेटिव एआई बेस है, जो कि मशीन लर्निंग करता है। आपके पास प्रीवियस डेटा है, उसके बेस पे आपको प्रोएक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रोजेक्ट की रिस्क मैनेजमेंट है, ऑटो शेड्यूलिंग है, और इसके अलावा आपके टास्क को आपने रिसोर्स लेवलिंग करनी है, वो आप मैन्युअली करते हैं। आप टूल्स कोई एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हैं, वो आपको टाइम लगता है। रिस्क मिटिगेशन करता है ये, रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी आपको डिफाइन कर सकता है। रिस्क मिटिगेट खुद से नहीं करेगा, आपको सजेस्ट करके बताता है। अच्छा, राइट, ठीक है, एग्जैक्टली। वही आपने बात की कि ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कुछ आपने कुछ रियलिटी भी देखनी होगी, कुछ अपने मुल्क के हिसाब से कि क्या उधर है, क्या सिलसिला चल रहा है, पॉलिटिकल क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो वो चीज़ जहन में रखते हुए। लेकिन ये है कि आपको वो कुछ एस्पेक्ट्स बता देगा कि ये जहन में रखें चीज़ें आप एज फार एज दी रिस्क इज कंसर्न। ठीक है, बहुत खूबसूरत इन्फिनिटी। इसके अलावा कोई और टूल है? और भी डेफिनेटली मार्केट में टूल मौजूद हैं। आपके पास चैट जीपीटी भी आपको अच्छी खासी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपको असिस्टेंस कर सकता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से प्लानिंग कर सकता है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से आपको फैसिलिटेट कर सकता है। डेफिनेटली आपको वो चीज़ें जो आपको टाइम लग रही होती हैं वो आपको थ्रू एआई, क्योंकि उनके पास मशीन लर्निंग है, उनके पास डेटा मौजूद है, उसके बेस पे आपको वो अपडेट करके दे सकता है, आपके प्लान प्रोजेक्ट के बना के दे सकता है। डेफिनेटली थैंक यू। अच्छा, मुझे फैज़ भाई, असल में क्योंकि ये हम शो कर रहे हैं अपने उन लोगों के लिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर जो है वो उसको एज अ करियर के तौर पे अपनाना चाह रहे हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? क्या ये इस वक्त सही वक्त है, इनको अभी कर लेना चाहिए, क्या लेट हो गए हैं? थोड़ा सा आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसको जहन में रखते हुए आप अपने हमारे कुछ नौजवानों को ज़रा मशवरा दीजिए। अच्छा सवाल पूछा आपने ऑफिस साहब। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशन का इसके हवाले से बैकग्राउंड बताऊंगा, ताकि फिर आपको मैं इसकी सिग्निफिकेंस। पहले मैं थोड़ा सा एक कॉल ले लूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे यहाँ जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक हैं, इनके अपने डेली रूटीन टास्क हैं, या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनकी अपनी एक प्रोडक्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक इनके है। अपने कोर बिजनेसेस हैं। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। ओके, राइट। सॉफ्टवेयर हाउस का अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन वो दूसरी कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ओके, राइट, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब यानी कि ये आपने जो है वो एक काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी कि कुछ किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं। तो अगर मैं इस तरह से आपको कहूँ कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में लोग अपना करियर प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए एक अलग गाइडलाइन है, और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर फिक्स रूटीन के टास्क हैं, उनके लिए अलग वो है, आप गाइडलाइन देना चाहेंगे? जी अभी साहब, मैं अभी इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूं। आजकल तीसरी कॉन्सेप्ट भी आ गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। जी जी जी, बिल्कुल सही। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आया है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही हैं। ठीक है। जब कोई कंपनी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रोजेक्टाइज पे भी आ रही है कि वो प्रोजेक्ट्स भी कर रही है, तो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपके फंक्शनल एरिया भी है, प्लस आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। मुझे मिसाल दीजिए कोई ऐसी है पाकिस्तान में? इसकी एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जैसे गेडीटेक्स है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है सेवियर के नाम से। अच्छा अच्छा। अब वो पहले प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किसी किया, दूसरे के लिए काम कर रहे थे, अब वो अपने लिए, अब वो दूसरे प्रोजेक्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च करना शुरू किया। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि आप प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट बेस पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट बेस कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट पे भी और प्रोडक्ट पे दोनों पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपने अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो आपको लाजमी क्या है कि आपको प्रोजेक्ट के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि आजकल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, वेरी गुड। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है कि आपके पास, आप लेट्स सपोज आप आईटी डिपार्टमेंट में हैं, एक बंदा अकाउंट डिपार्टमेंट में, अब आपकी कंपनी का फंक्शनल एरिया है, साथ में आपके पास एक प्रोजेक्ट आया। अब उन्हें क्या, मैं तो एक कॉल ले लूं। जी जी प्लीज। हेलो जी, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो। जी 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 फैज भाई। तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है कि आपने प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिपार्टमेंट से बंदों को आपने एक्वायर किया और आपने प्रोजेक्ट टीम ला दी। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि टेम्परेरी बेस पे कोई प्रोजेक्ट आया 6 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, तो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से बंदों को आपने उस प्रोजेक्ट पे अटैच कर दिया, तो वो बेसिकली आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम बन गई। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी लर्निंग हाई होती है, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस काउंट होता है, और वहाँ पे आपकी लर्निंग ज्यादा हाई होती है। तो आजकल मैं आपको यही कहना चाहता है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक जरूर करते हैं। जब आप जैसे ऊपर लेवल पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोजेक्ट के साथ एंगेजमेंट जरूर होगी। तो इसलिए भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट के साथ लिंक होना पड़ता है। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, अपने आप पे यानी कि मल्टी हमने जो है ना फंक्शनल रखना है, मतलब ये नहीं कहेंगे जी हम जो है ये काम कर रहे हैं तो हम यही काम करते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि अब जो है ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती चली है, डिमांड चेंज हो रही है और जॉब नेचर चेंज हो रही है। ओके, राइट राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारा प्रोग्राम, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आ रहा है या कोई सवाल है आपका, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315 पे 008824 के पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, फैज़ भाई, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, और मैं जो है चाहूँगा कि आप हमारे सामीन को कुछ और भी ज़रा अच्छी टिप्स बताइए। मैंने सुना है कि जी हमारे पास, जैसे आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMP का एक सर्टिफिकेट होता है, एक PRINCE2 के नाम से भी मैंने देखा है, इसकी क्या अहमियत है, क्या मतलब आप समझते हैं कि, और इसके अंदर क्या यहाँ पे उनकी क्या अहमियत है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस इसको एक्सेप्ट करती हैं, और यहाँ पे कोई चैप्टर्स हैं इसके, उसमें आप क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इसके अंदर, तो आप मुझे थोड़ा सा ज़रा सर्टिफिकेशन की अहमियत का ज़रा बता दें, और कुछ आप हमारे टिप्स भी दीजिए कि कैसे, अगर बहुत अहम है तो किस तरह से ये जो नए नौजवान हैं वो इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। जी फरमाइए। जी हफीज साहब, आपने एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं इसके बारे में 2 बातें करूंगा। एक चीज़ तो ये कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में जो आज से 5 साल पहले जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया है। अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या PMO ऑफिस प्रॉपर्ली स्टैब्लिश होते हैं, जहाँ पे आपके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट टीम होती है जो कि प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आपके पास, मैं अगर HBL बैंक की बात करता हूँ या किसी के इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, वहाँ बाकायदा आपके पास बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, एंग्रो है, वहाँ पे उनका अपना PMO है।
ठीक है, सही। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जिसको हम कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो ऑफिस। वहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट के लिए जब आप बंदे वहाँ पे हायर करते हैं तो वो देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू एडिशंस हैं, कि Okay. आपके पास अपना जो है वो फंक्शनल एरिया की डोमेन नॉलेज तो है, लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। जिसमें आपके पास जो आपने बात की सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो सही है। अब आपके पास वो सर्टिफिकेशन आपके लिए वो क्या हो जाती है, वैल्यू एडिशंस हो जाती है, ओके। कि आपके पास डोमेन नॉलेज है, साथ में आपके पास वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन भी है, जिसकी बेस पे आपको वो एज मिलता है। ओके। और समटाइम्स अब आपने देखा होगा कि कोई बड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है कि पाकिस्तान में भी वो कल्चर आ गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाकायदा स्पेशलाइज्ड बंदे जो नहीं है वो हायर किए जा रहे हैं, कि भाई आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या ग्रेजुएट डिग्री हो, प्लस आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हो और पीएमपी सर्टिफाइड है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एडिड हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा आपसे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँ। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि जो है वो कोई एमएसबी करवाया जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। बहुत अच्छी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा है, उनके अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उन्होंने मास्टर्स करवा रहे हैं और बीएसबी करवा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो क्या ये काफ़ी नहीं है, और क्या हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ फिर जाना चाहिए, फिर भी जाना चाहिए, फिर भी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन देखती है? देखें, अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है तो मैं नहीं समझता कि आपको पीएमपी की जरूरत पड़ेगी या प्रिंस 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने, क्योंकि हम जो अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ तो एटलीस्ट आपके पास 1 साल या 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, उसके बाद फिर आप एमएसपीएम करें या एमपीएम करें। ओके। और आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमारे पास पीएमआई ग्लोबली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी भी है, जैसे में जैबिस्ट है, जो कि स्पेशलाइज पीएमआई रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिग्री करवा रही है, एमपीएम का प्रोग्राम करवा रहे हैं। अच्छा, और उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमएसपीएम करवा रही है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि यूनिवर्सिटीज में भी वो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है स्टूडेंट्स के दौरान। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जहाँ पे अगर आप डिग्री की अहमियत की बात करते हैं वो अपनी जगह पे है, और अगर लोग जिनके पास अपनी डिग्रीज नहीं है स्पेशलाइज, सो उनको आप ये रेकमेंड करेंगे कि ये पीएमपी सर्टिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट करें, और जो मैंने बताया था प्रिंस 2 जो है वो भी सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ तो मार्केट में पीएमआई भी चल रहा है, जिसकी सर्टिफिकेशन पीएमपी है, पीजीएमपी भी है, और उसके अलावा आजकल एजाइल के हवाले से भी आपके पास सर्टिफिकेशन चल रही है, जिसमें स्क्रम अलायंस है। ओके ओके। तो उसकी भी सर्टिफिकेशन चल रही है, जिसमें सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर्स है। तो वो स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पीएमपी तो वो प्योर मैनेजमेंट है, जिसमें आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी इंगेज हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो आप बात करते हैं एजाइल की, तो वो ज्यादातर आपके पास आईटी से रिलेटेड। तो मैं ये क्या समझता हूँ ना कि देखिए आजकल तो दौर भी वैसे भी आईटी का है, तो जो लोग अपना करियर उसमें परस्यू कर रहे हैं आईटी के अंदर, तो उनके लिए एजाइल जो है वो एक सर्टिफिकेशन जो है वो आप समझते हैं कि ज़रूरी है, वो अच्छा उनको थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेंथन कर देगा उनको। एग्जैक्टली, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस में आजकल जो कि प्रोजेक्ट्स जो हो रहे होते हैं, खासतौर पर आईटी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर जो मेथोडोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूज हो रही होती है वो ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच यूज नहीं हो रही होती, वहाँ पे वो लोग एजाइल अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। तो उसके वाले से अगर आपके पास नॉलेज होती है तो कहते हैं कि आपके पास एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, स्क्रम का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो वो प्रेफरेंस देते हैं उसको। ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा हमें और आपसे एक रहनुमाई चाहिए कि ये मुझे बताइए कि जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, सो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर हम जो है एजाइल अप्लाई करें या हम इसको वाटरफॉल इसके ऊपर अप्लाई करें? वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ये तय करते हैं? जी प्लीज़। जी हफीज साहब, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप डिसाइड नहीं करते। अच्छा। पहली चीज तो ये होती है कि आपके पास ना टीम आप खुद से डिसाइड करते हैं, ना वो मेथोडोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है वहाँ पे पहले ही आपके पास फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी डिफाइंड होती है कि उनकी अपनी एसओपीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये माइंडसेट चल रहा है। ठीक है। तो आपके पास चॉइस होती है कि आपने उस माइंडसेट के साथ वहाँ पे कल्चरली फिट हो सकते हैं। ठीक है। तो आप अडॉप्ट करते हैं। ओके। तो ये एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने कौन सी करनी है, क्योंकि आपके पास पीएमओ डिपार्टमेंट होता है, वो आपको अप्रोच बताता है कि हमारे यहाँ ये अप्रोच चल रही है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए।
ठीक है, तो ये पीएमओ जो होता है ये उसी इदारे के अंदर होता है? एग्जैक्टली जैसे मैं अभी अच्छा, शुरू में ठीक। बताया था थोड़ी देर पहले ठीक कि है। आपके पास स्पेशलाइज आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस हैं जो कि वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, टीम होती है जो ओके, कि ओके। आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे होते हैं, उनको वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं। कैसे, मतलब मुझे थोड़ा सा जरा फैज भाई बताइए कि कैसे कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आई है कभी पीएमओ की और कभी आप लोगों की, जो आप बाहर से आप स्पेशलाइज्ड लोग जा रहे थे, क्या कोई ऐसे किस्म की कोई तनाज़ात कोई आते हैं सामने कि वो अपने हिसाब से चलना चाह रहे होते हैं, आप बोलते हैं नहीं भी कि जैसे ये तरीका सही है, हम ये हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, तो कोई ऐसी कभी कश्मकश में कभी आप हुए हैं कभी ऐसा? जी। डेफिनेटली होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सब अच्छा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि टफ जॉब होती है। जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं वो डिफरेंट होती है, थ्योरेटिकली बात करते हैं ठीक तो है, सही है। डिफरेंट होती है, क्योंकि ठीक जब है। आप ग्राउंड पे जाके प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जी, जी। तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ठीक है, और वहाँ बिल्कुल पे सही, आपके पास बिल्कुल, टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, टीम मेंबर्स के साथ भी ठीक आपके है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके पीएमओ के साथ भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अपने आप को ओपन रखते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। जब ओपन कम्युनिकेशन होती है तो आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। ओपन कम्युनिकेशन जो है वो लाज़मी की है। है, जी बिल्कुल सही है। तो उसके एग्जैक्टली अंदर जो वो गैप होता है वो नहीं होना चाहिए कि भई आप अलग बैठे हुए हैं, वो अलग बैठे हुए हैं, पीएमओ ऑफिस जो है वो अलग अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है, आप जो गए हैं वो एक अलग, ऐसा नहीं क्योंकि हो। अगर इस तरह से होगा तो आपके पास आप उस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते, आप कल्चरली वहाँ पे फिट नहीं हो सकते। फिट नहीं हो सकता, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा ये भी बताइए कि जो नए नौजवान हैं जो इस फ़ील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, वो अपने आप को कैसे जो है वो इस लेटेस्ट ट्रेंड्स में और या उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे अपने आप को अपडेट करें? ज़रा प्लीज़ बताइए। सबसे बड़ी चीज़ आपने अच्छी बात पूछी कि मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बात बिलीव करता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ऐसी ये है कि आजकल की जो फास्ट पेस है उसमें आपने कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना है, ओके, लर्न कंटिन्यूस ठीक। लर्निंग। कंटीन्यूअस लर्निंग, राइट, ठीक जैसे है। आपने सुना होगा कि हम जब स्टूडेंट थे उस वक्त हमारे दौर में नोकिया था। जी, जी, बिल्कुल। नोकिया का एक दौर था, आपने भी देखा होगा 3310 21 मोबाइल जी, 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 टॉप पे जाता है, लेकिन फिर क्या हुआ उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, अपने अंदर वो चेंजेस नहीं देखे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, बिल्कुल सही कहा आपने। अडॉप्टेबल नहीं हुआ, वो मार्केट से आउट हो गया। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही कहा। इंसान भी ऐसा ही है कि जब अपने आप को कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर ठीक सकते। है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस है कि कंटिन्यूस लर्निंग, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैंने 20 साल पहले डिग्री की थी, अगर मैं उसी पे कनात करता तो क्या मैं आज मार्केट में होता, आपके साथ यहाँ बैठा होता? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट की है और आप मुझे खबर भी बताते रहे, और मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन में ये नहीं बता पाया है कि फैज़ साहब जो है माशाल्लाह से अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी जो बात है वो आप समझ लें कि टेस्टेड होगी, बिकॉज़ ये जो है वो पीएचडी कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो अच्छा फैज़ भाई, हम ज़रा ये चलते हैं कि ज़रा ये देखते हैं कि क्या जो है वो कोई करिकुलम जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि आपकी बहुत ही गहरी निगाह है और आपका एक्सपीरियंस भी है, 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप बहुत ही रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हैं। उसमें आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या वाक़ई में कोई ऐसी कोई करिकुलम के हवाले से आप समझते हैं कि यार गैप है, कुछ कमी है? जी प्लीज़ आपकी राय बताइए इसमें। जी, हफीज़ साहब एक आपने बड़ा अहम जो नहीं है वो पॉइंट आपने रेज कर दिया है, और उस पर थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन मैं सबसे बड़ा जो बात करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्लोबल टीम के साथ भी काम किया है और इंटरनेशनल टीम ग्लोबली ट्रैवल भी किया है और वहाँ पे काम भी किया। रिसेंटली लास्ट ईयर मैं मलेशिया गया था। जी, जी। उसके अलावा अच्छा। और भी जगह गया कि मैं मलेशिया की छोटे से एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि वहाँ पे इंडस्ट्री और अकेडमिया लिंकेज बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा। जितनी भी नॉट मलेशिया बल्कि इंटरनेशनली जितनी भी आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री और अकेडमिया लिंकेज बड़ा स्ट्रांग होता है। ओके, राइट, ठीक है। अकेडमिया को पता है कि इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट चाहिए, स्टूडेंट को हमने किस हवाले से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सही है, ठीक है। और इंडस्ट्री को पता है कि वहाँ से अकेडमिया से किस तरह की जो नहीं है वो प्रोडक्ट आ रही है, क्योंकि बेसिकली हमारे स्टूडेंट हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कि हम उनको बिल्कुल, तैयार बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल उसके हवाले से सही मार्केट में उनको बेचते हैं। बिल्कुल तो सही। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये गैप बहुत ज़्यादा है। ओके। वहाँ पे एक और चीज़ भी देखिए कि अगर इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम आती है, हम्म, वो अकेडमिया से लिंक करती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये फंड है, आपने इसका सोल्यूशन हमें देना है। ठीक है, सही है, हमारे यहाँ इस तरह के अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई प्रैक्टिसेस नहीं है। ठीक है। आप भी माशाल्लाह से हफीज़ साहब इंस्टीट्यूट के साथ जी, अटैच हैं, क्या आपने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही थोड़ी सी ज़रा कमी लगी है, ज़रा ट्रस्ट का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हम जो है वो नहीं देख पा रहे हैं दोनों उसके अंदर एरियाज़ के अंदर, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो।
और हम ये कोशिश ही कर सकते हैं कि किसी तरीके से ये जो इंडस्ट्री एकेडमिया का जो गैप है वो कम हो। और लोग जो है, जैसे आपने बताया अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी कि मलेशिया को अगर हम एग्जांपल उठा लेते हैं, आपने विजिट भी किया और आपने देखा कि वहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया बहुत क्लोज लाइजन है उनका, और जिसकी वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। हमें भी ये चाहिए कि अगर हमें तरक्की करनी है, पाकिस्तान को तरक्की के राह पे डालना है, तो हमें ये सब चीज़ें जो गैप है वो हमें कम करना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ये है गैप, और इस चीज़ के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्री एकेडमी के अंदर हमें मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, ये आज की हमारी ज़रूरत है। तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अब ये बताइए कि क्या आपका जो है अगर हम ये कहें कि आपने जो अभी एग्जांपल दी थी कि आप वहाँ पे गए थे, मलेशिया गए थे, तो वहाँ पे भी आपने और क्या आपने वहाँ पे कोई ऑब्जर्व किया? अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आप गए थे वहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई ट्रेनिंग करने के लिए गए थे? वहाँ पे मेरी बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सर्टिफिकेशन होती है PMP, उसकी एक वर्कशॉप थी। अच्छा। उसके अलावा मेरा अपना एक रिसर्च पेपर था, उसको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना था। तो मल्टीपल वहाँ पे थे, और फिर वहाँ पे PMI मलेशिया चैप्टर के साथ भी मेरी थोड़ी सी एक मीटअप था। अच्छा, तो 2-3 एक्टिविटीज थी। तो एक बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और वहाँ का माइंडसेट देखते हैं और यहाँ का माइंडसेट देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कौन से उस पे रह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि हमारा लेवल इस वक्त क्या है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्टैंडिंग है, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, और वहाँ से फिर हमें सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम परेशान हो जाएं कि यार हम कितने पीछे हैं। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लें, थोड़ा सा एफर्ट करें, तो हम भी उन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ हम भी आ सकते हैं, पाकिस्तान खूब तरक्की कर सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से करिकुलम के हवाले से भी हमें आपने बताया। तो आप मुतमईन हैं करिकुलम के हवाले से, या आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस है? क्योंकि आपने माशाल्लाह से पढ़ा भी रहे हैं, मैंने सुना है किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट भी हूँ। वहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज में HEC को चाहिए कि थोड़ा सा एडॉप्टेबिलिटी अपने अंदर लेके आए। एक नॉर्मल डिग्री और जो हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, उसके हवाले से करिकुलम डेवलप उसी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि उस चीज़ को रियलाइज करते हुए उसको अपडेट करना चाहिए और उसको फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको बोल दिया कि भाई फिक्स हो गया और फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि दुनिया में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, वही चीज़ हमें अडॉप्ट करवानी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ तो देख रही होती हैं, लेकिन उनके पास कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एग्जैक्टली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी बाउंड होती हैं कि ज़ाहिर है उनको जो रिक्वायरमेंट है किसी की उसके हिसाब से काम करना होता है, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज भी हो जाती हैं, बाउंड हो जाती है कि भाई हाँ, बिल्कुल सही कहा, उनको कंप्लायंस करना होता है HEC का, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कुछ यहाँ पे मुझे बता रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, आप मुझे बता रहे थे कि आपके यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आप जिसके अंदर आप जो है लीडिंग पोजीशन पे हैं। आप क्या है थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। क्या हमारे नौजवान उस चैप्टर का पार्ट हो सकते हैं जिससे उनकी नेटवर्किंग बेहतर हो जाए? कुछ इसके अंदर बताइए ज़रा प्लीज़। जी शुक्रिया हाफिज़ साहब। असल में बेसिकली मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक इंटरनेशनल बॉडी है PMI, ठीक है, जो कि बेसिकली काम कर रही होती है एक तो नेटवर्किंग के हवाले से और फिर प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से काम कर रही है। तो उसका हमारा PMI कराची चैप्टर है, मैं उसका खुद भी मेंबर भी हूँ और वहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन पे काम भी कर रहा हूँ और मैं उस पे जो नहीं है स्टूडेंट मेंबरशिप पे फोकस कर रहा हूँ ताकि हमारा स्टूडेंट जो नहीं है वो उससे मुस्तफीद हो और वहाँ पे जाके लर्निंग करे, ताकि जो नए ट्रेंड चल रहे हैं वो डिग्री के अलावा जो हम PMI के जो हमारे अपने मंथली सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे होते हैं, उससे वो नई टूल्स और नई जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसको लर्न करे। इसके अलावा IT से रिलेटेड हमारे पास एक कॉल आ गई है, मैं तो एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज, अब महंगी ट्यूशन से पाए। जी प्लीज चलते हैं आगे, बताइए सर। इसके अलावा हमारा एजाइल पाकिस्तान जो नहीं है वो एजाइल माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, IT इंडस्ट्रीज के साथ इंगेज है। तो उसका जो कराची चैप्टर है मैं उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हम एजाइल के हवाले से भी स्टूडेंट की डिफरेंट वर्कशॉप्स, उनकी फैसिलिटेशन सेशन करवा रहे होते हैं, उनके जो FIP होते हैं उसके हवाले से उनको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारी
जो स्टूडेंट्स पास आउट होके आए, जब मार्केट में आए, तो उनको पता हो कि किस तरह की मार्केट में एजाइल अप्रोच चल रही है। ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली जो कम्युनिटीज़ के तौर पे हम अपना पे बैक दे रहे होते हैं एक तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आपने जो अर्न किया है सोसाइटी से, वो आप इस तरह से नौजवानों की हेल्प करके आप उनको चाह रहे होते हैं कि वो किस तरीके से हम उनको रिटर्न करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, वेरी गुड। तो आप जो है वो आपने कहा कि पीएमपी भी आपका कोई चैप्टर है और एक एजाइल भी है। एजाइल अच्छा, पाकिस्तान। इसमें क्या मुझे थोड़ा सा ज़रा और ज़रा ब्रीफ कर दीजिए, क्या बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो मेंबरशिप ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, उसका क्या बल्कि तरीक़ेकार होता है, बताइए ज़रा प्लीज़। इवन कि हमने जो स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली जिस तरह से दूसरे उसमें डिस्काउंट मेंबरशिप होती है, हमारे पीएमआई की भी जो नहीं बहुत रीज़नेबल अमाउंट पे हमारी स्टूडेंट मेंबरशिप होती है, जिसकी बेस पे उनको डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप पे फ्री एक्सेस मिलता है। ठीक है। और उसके साथ उनको हम नेटवर्किंग सेशन का वो मौका देते हैं, और ठीक है। फिर 1 to 1 मेंटोरिंग की भी उनको वो ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हमारा जब नेटवर्किंग सेशन होता है, हमारी वर्कशॉप होती हैं, उस पे हमारे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो भी ओके। अटैच होते हैं, वो भी आते हैं। ठीक तो है। सीनियर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करवाते हैं, ठीक उससे है। उनको बहुत कुछ लर्न करने को ये मौका तो मिलता आपने है। बहुत अच्छी बात बताई कि मेंटोरिंग सेशन भी वहाँ पे होते हैं, जो बिल्कुल कि बिल्कुल। नौजवान अपने इसको करियर के तौर पे अपनाना चाहें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, वो उनको आप जो है इंटरेक्ट करवा देते हैं, जो एक सीनियर लोग होते हैं उनके साथ आप उनका इंटरेक्ट करवाते हैं। ये एक जो प्रोसेस होता है मेंटोरिंग का, वो आप वहाँ पे करवा रहे बिल्कुल, होते हम हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा। फिर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छी आपकी अप्रोच है इस मामले में कि आप काफ़ी अच्छी फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने ये चैप्टर्स के अंदर, जो आपने एजाइल का बताया आपने। फैज़ भाई, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू करूं और मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है नॉलेज जो है वो अपने सामीन को पेश कर सकें, आपके उनके सामने रख सकें। लेकिन वक्त का जो है हमारे पास जो है टाइम की ज़रा कंस्ट्रेन है, और हम जो है इस वक्त अभी प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई आखिरी जो है वो पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहें उन लोगों के लिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ फील्ड अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़। जी, शुक्रिया हाफिज़ साहब कि आपने पहले तो इनवाइट किया। आखिर में बस मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें अपने जो कैरियर एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आना चाह रहे हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आपके अंदर वो एडॉप्टेबिलिटी है, और वो कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, सही है। कैन डू एटीट्यूड। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपके अंदर वो कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को लर्न करें, एक्सपीरियंस करें। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा टास्क नहीं है, क्योंकि जब टीम एज अ टीम काम करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि हमने किया, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि मैंने काम किया। ठीक है, सही तो है। आपके अंदर वो जो टीम वर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है, सबसे बड़ी हाफिज़ साहब, मैं एक और 2 मिनट जी आपके जी, लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ कि प्लीज़। मैंने जो ये एक और कमी भी पेश यहाँ पे देखी है, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, टीम कोऑर्डिनेशन नहीं है। एज अ इंडिविजुअल हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हमारे यहाँ एज अ टीम वर्क नहीं है। ठीक है, सही तो है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब आप लोग आ रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिए कि आपके अंदर अगर टीम वर्क, टीम कोलैबोरेशन माइंडसेट है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। वहाँ पे सोलो प्लेयर नहीं चल सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सी तो ये टीम की जो वो आपने बताया कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे जितने भी सामीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक गाइडलाइन है कि अगर आप इफ़ यू आर गुड टीम प्लेयर, अच्छे आप मिल के आप काम करना चाह रहे हैं, तो ही इस फील्ड के अंदर आएँ। और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल हम दोबारा से आपके साथ एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, सेम टाइम के ऊपर, संडे के दिन। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।